आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है निरोगम में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। आप रहे लाइफ में ऑल इज वेल, इस उम्मीद के साथ हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं जहां पर आपको जागरूक किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और इसमें हम सानिध्य प्राप्त करेंगे विश्व विख्यात आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर नवदीप शर्मा जी का। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार दर्शकों, आपको किसी भी तरह की समस्या अगर आ रही है, उसे आप दूर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान जड़ से हो, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं किडनी की समस्या को लेकर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी किडनी फेल हो जाती है। क्या आपने कभी इसके पीछे का कारण जाना है? शायद नहीं। तो आज इसी कारणों को लेकर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, ये जो किडनी की समस्या आती है आखिर क्यों आ जाती है? देखिए, आज अगर हम इस युग की बात कर रहे हैं तो बच्चे से लेकर के वृद्ध आयु तक के व्यक्ति किडनी फेलियर के साथ जूझ रहे हैं। अगर हम कारण की बात करें, एक समय था जब कॉमन जो कारण बताए जाते थे किडनी फेलियर के, वो बीपी का बढ़ना, डायबिटीज, इस प्रकार के कारण अधिक कॉमन रहते थे। लेकिन आज उसके साथ साथ और बहुत से रोग जैसे कि आईजीए नेफ्रोपैथी, आईजीजी नेफ्रोपैथी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऑब्स्ट्रक्टिव रीजंस के कारण किडनी का डैमेज होना, इतने अधिक रीजंस जुड़ गए हैं कि उसी कारण से किडनी फेलियर के रोगियों में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। तो दर्शकों, अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या है, किडनी की समस्या की वजह से आपका जीवन दूभर हो गया है, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। संस्थान के माध्यम से जब आप जुड़ेंगे, उन आयुर्वेदिक औषधियों का जब आप सेवन करेंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे आपकी जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तो जुड़े संस्थान के साथ। नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि इतनी सारी किडनी की डिजीज सामने आ रही हैं और अब तो लोग इतने हो गए, इतने लोग जो हैं वो डायलिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका क्रिएटिनिन लगातार बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि सुनने में भी आया है कि आज जिस तरह से लोग पेन किलर्स का सेवन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो किडनी को भी डैमेज कर रहा है। जी, बिल्कुल दुरुस्त सुना है आपने। किसी भी प्रकार के पेन किलर्स का अगर रूटीन में सेवन किया जाता है, और सिर्फ पेन किलर्स नहीं, जो हायर जनरेशन एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी फंगल्स हैं, बहुत सी ऐसी मेडिकेशंस हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो कि पेशेंट्स को दिए जाते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट में, अगर उनका निरंतर सेवन किया जाता है तो ये सारी की सारी चीज़ें किडनी को डैमेज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और यही रीज़न है क्योंकि जैसे जैसे एलोपैथिक मेडिसिन का सेवन बढ़ा, वैसे वैसे ही एलोपैथिक मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण जो किडनी पेशेंट्स हैं, जो रोगी हैं जिनकी किडनी डैमेज हुई है, उनकी संख्या में एक बहुत अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल दर्शकों, किडनी की समस्या लगातार बढ़ रही है। ये जो आप डेली पेन किलर्स का सेवन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके शरीर के लिए बेहद घातक साबित हो सकते हैं। आज आपको इस बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले समय में आप खुद महसूस करेंगे कि ये पेन किलर्स आपके शरीर के लिए कितने नुकसानदायक हैं। अगर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अगर इस तरह की कोई समस्या आपको आ गई है, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आप फोन कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि बीमारियां आखिर शरीर में घर क्यों कर रही हैं। डॉक्टर साहब, बहुत से छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनमें देखने को मिलता है कि किडनी की प्रॉब्लम आ जाती है और डायलिसिस की तरफ वो बढ़ जाते हैं। क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई समाधान है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति डायलिसिस तक की नौबत उसके जीवन में ना आए? जी बिल्कुल। आयुर्वेद में अगर हम किडनी डिजीजेस की बात करते हैं तो सदियों पहले महर्षि चरक ने और अन्य संहिताकारों ने मूत्रघात, मूत्रकृच्छ चिकित्सा के अंतर्गत बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट वर्णित किया है इन डिजीजेस का। जहाँ तक आपने बात की बच्चों की, तो ये वाकई में एक सच है कि आज ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी होता क्या है, जब एक व्यक्ति का, बच्चे का जब बर्थ होता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो यूरेटर्स हैं बच्चे के, वो यूरेटर्स पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। उन यूरेटर्स को बाद में स्टंटिंग के थ्रू, एलोपैथी में सर्जरी के थ्रू विकसित कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो किडनीज हैं उनकी फंक्शनैलिटी रिस्टोर नहीं हो पाती है। तो ये एक बड़ा कॉमन कारण है बच्चों में किडनी के डैमेज होने का। इसी प्रकार से अगर हम आगे बच्चों से बड़े एडल्ट्स की तरफ जाएं तो कॉमन रीजंस हाइपरटेंशन, आईजीए, आईजीजी नेफ्रोपैथी, ये एक बड़े ही कॉमन कॉजेज हैं मिडिल एज में किडनी के डैमेज होने के।
होता क्या है इन डिजीजेस में कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जिसका काम है बाहर से आने वाली इन्फेक्शंस के साथ लड़ना, वो इम्यून सिस्टम कुछ इम्यूनोमोडुलेशंस के कारण अपनी ही किडनी के नेफ्रॉन्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे किडनीज डैमेज होती चली जाती हैं और धीरे धीरे करके व्यक्ति को डायलिसिस की स्टेज पे जाना पड़ता है। इसके अलावा जो मिडिल एज को अगर क्रॉस कर लें हम, तो लेटर एज में और ओल्ड एज से पहले जो रीजंस हैं वो आ जाती हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, देन बीपी का बढ़ना, हाइपरटेंशन। तो इस प्रकार से अलग अलग एजेस में अलग अलग रीजन है किडनी डैमेज होने के, और एक कॉमन रीजन इसके साथ साथ है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये एक जेनेटिक डिजीज है जिसमें कि एक व्यक्ति की जीन्स ऐसी होती हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो किडनी टिश्यू है उसे रिप्लेस कर लेते हैं सिस्ट। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। जैसे जैसे सिस्ट बढ़ते चले जाते हैं, किडनी के नेफ्रॉन्स के लिए सफिशिएंट स्पेस ही नहीं रहती और पेशेंट को अल्टीमेटली क्रॉनिक रीनल डिजीज डेवलप कर जाता है। तो एक कई प्रकार के रीजंस हैं जिनके कारण जो किडनी है उनका डैमेज देखने को मिलता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम आगे भी इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी समस्या को जान लेते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी समस्या बताएं। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेसिकली मेरे जो फादर हैं उनको बेसिकली किडनी का प्रॉब्लम है जी। और उनके रेगुलरली डायलिसिस चल रहे हैं, बट कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन से वो बेटर नहीं हो पा रहे और हम बहुत एज सच बेसिकली इस चीज से परेशान हैं। बिल्कुल। तो क्या आयुर्वेद में कोई एज सच ट्रीटमेंट पॉसिबल है? क्या पेशेंट बेटर हो सकते हैं? क्या इस विशेष साइकिल से हमें मतलब किसी तरह से बेटरमेंट मिल सकती है पेशेंट को? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल जो सवाल पूछा है वो एक कॉमन सवाल है जो हमारे पास आने वाले मेजॉरिटी पेशेंट्स का होता है। देखिए, डायलिसिस, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं उन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स में से नहीं हूँ जो ये समझूं कि डायलिसिस एक बहुत बुरी प्रक्रिया है। एमरजेंसी में जब शरीर में टॉक्सिन्स का लेवल बहुत बढ़ गया है तो डायलिसिस करवाना एक व्यक्ति की ज़िंदगी को बचाना है। उस समय डायलिसिस करवाने का नुकसान नहीं है, लेकिन जो एक ट्रेंड है कि वीक में 2 डायलिसिस, वीक में 3 डायलिसिस, जो उसके बाद फॉलो किया जाता है, वो एक गलत ट्रेंड है। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है, जनरली पेशेंट हमारे पास तब आते हैं जब उनके डायलिसिस शुरू हो चुके होते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति के शरीर को जो डायलिसिस करवाने की आदत हो चुकी होती है वो भी छूट जाती है। सडनली एकदम से हम डायलिसिस विड्रॉ नहीं करवाते हैं। वहीं अगर एक ऐसा पेशेंट हमारे पास आए जिसका कि क्रेटिनिन लेवल, यूरिया लेवल, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये लेवल्स बहुत अधिक इम्बैलेंस्ड नहीं है, लेकिन वो क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है, उस केस में हमें उसके डायलिसिस नहीं करवाने पड़ते हैं। हमारी मेडिसिन की मदद से धीरे धीरे करके उसकी किडनी पहले से अधिक काम करने लगती है और इस चीज को वो व्यक्ति रेगुलर टेस्ट के द्वारा देख सकता है। एक कॉमन टेस्ट है जो यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहूँगा, उसका नाम है क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। अक्सर इस टेस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है। व्यक्ति की सीरम क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया, ब्लड से होने वाले टेस्ट करवाए जाते हैं जो कि मल्टीपल पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है। जबकि अगर व्यक्ति के यूरिन में से टेस्ट करवाए जाएं, जिसमें से सबसे मेजर टेस्ट आ जाता है क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, उसमें 24 आवर्स का यूरिन हमें कलेक्ट करना होता है और एक लेबोरेटरी में टेस्ट होने के लिए देना पड़ता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि 24 आवर्स में हमारी किडनी ने यूरिन के रास्ते कितना क्रेटिनिन शरीर से बाहर एक्सक्रीट किया। जितना अधिक किडनी वर्क कर रही होती है उतना ही बेटर वो उस क्रेटिनिन को एक्सक्रीट आउट कर पाती है। तो इस टेस्ट को जब हम किसी का इलाज करते हैं तो हम रेगुलरली कंपेयर करते हैं एंड जनरली 15 से 20 डेज में ये टेस्ट इंप्रूव करने लग जाता है, जिससे एक पेशेंट आश्वस्त हो पाता है कि हाँ, अगर मैं आयुर्वेदिक इलाज करवा रहा हूं तो वाकई में ही वो मेरे शरीर में लाभ भी पहुंचा रहा है। दर्शकों, एनडी केयर निरोगम संस्थान की 31 शाखाएं दुनिया भर में कार्यरत हैं और जो सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं, और बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो लगातार संस्थान के साथ जुड़ रहे हैं और आज एक हेल्दी जीवन यापन कर रहे हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं संस्थान के साथ तो टीवी स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही डॉक्टर नवदीप शर्मा के बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि डॉक्टर नवदीप शर्मा को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी आमंत्रित किया गया है। तो ऐसे अनुभवी चिकित्सक का आप भी लाभ उठा सकते हैं, आप भी उनके अनुभव से अपने बीमारियों को दूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, कोशिश करनी होगी। जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, आपको उन पर कॉल करना है और जुड़ना है संस्थान के साथ।
डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे, बीमारियां छोटी होती हैं तब व्यक्ति उन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही बीमारियां बड़ी हो जाती हैं। ऐसे ही किडनी के लिए कौन सी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से किडनी पर इतना ज्यादा इफेक्ट आ जाता है, जिसे हम इग्नोर करते चले जाते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हमारी किडनी जो होती है वो डैमेज हो जाती है? देखिए, किडनी की बात करें या शरीर के किसी भी रोग की बात करें, शास्त्रों में ये कहा गया है, सर्वम मन्यम परित्यज्येत शरीरम ही अनुपालयेत तद भावे भावानाम सर्वभाव शरीरी नाम, कि दुनिया के सब प्रकार के कामों को एक तरफ रखकर सबसे अधिक जो हमें सावधान रहना चाहिए वो शरीर की अनुपालना की तरफ रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हम दुनिया के किसी भी पदार्थ का सुख भोग सकते हैं। तो हमें हमेशा शरीर के लिए सतर्क रहना चाहिए। और आज जब हम किडनी की बात कर रहे हैं तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। आमतौर पे हम लोग अगर एक्टिव एज में हैं, हार्डली हम में से कोई ऐसा होगा जो रूटीन में अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करवाए। यहाँ तक हो जाता है कि अगर कभी मॉनिटर करवा भी लिया जाए और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ भी आए तो मेजॉरिटी टाइम्स के लिए उसे इग्नोर कर दिया जाता है। जबकि अगर एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, 160 तक भी है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 या 100 तक भी चले जाता है, आप लोग अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट या किसी एलोपैथिक मेडिसिन का सेवन नहीं करना चाहते हैं, आयुर्वेद से वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ सकता है। आयुर्वेद को भी एक साइड पे कर दें, अगर आयुर्वेद की औषधियों को एक साइड पे रख दें हम, तो आयुर्वेदिक जीवन शैली, क्योंकि आयुर्वेद केवल औषधियों लेने का नाम नहीं है, ये एक जीवन शैली है। तो अगर हम आयुर्वेद में वर्णित आहार और विहार का सेवन साथ में करते हैं, अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करते हैं, तो हम ब्लड प्रेशर जैसे रोग को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि एक मुख्य कारण है किडनी को डैमेज करने का। दूसरा कारण डायबिटीज। अक्सर जब किसी को डायबिटीज होती है तो उसका डॉक्टर उसको यही बोलता है कि आपको अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करके रखना है। अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल है तो आप सेफ हैं, जबकि ये एक अवधारणा है। किसी भी डायबिटिक पेशेंट को ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के बावजूद 15 से 20 साल के बाद डायबिटीज के डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी ऐसे रोग होना आम बात है। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी एक मेजर कारण है किडनी के डैमेज होने का। इसीलिए अगर आप डायबिटिक हैं तो केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की तरफ मत लगिए, बल्कि मेटाबॉलिक करेक्टर्स के थ्रू आप अपना HbA1c और बाकी सारे के सारे टेस्ट नियमित कीजिए। ये दो मुख्य कारण है। इसके अलावा कुछ कारण जिनको व्यक्ति नहीं रोक सकता है, जो उसकी रोग से परे हैं, जिसके लिए कि उसे कुछ औषधियों का सेवन करना पड़ता है, वो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये एक ऐसा रोग है जिसमें हमारी जीन्स के अंदर कुछ जीन्स ऐसी हैं जिनके कारण धीरे धीरे किडनीज के अंदर सिस्ट बनने लगते हैं। मिडल एज तक आते आते वो सिस्ट इतने बड़े हो जाते हैं कि किडनी के लिए, किडनी के नॉर्मल नेफ्रॉन्स के लिए शरीर में स्थान ही नहीं बचता है। तो ये भी एक मुख्य कारण है। तो ये कुछ कॉमन कारण है जिनके कारण से किडनीज जो है वो डैमेज होती हैं। जी बिल्कुल। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, महेश जी हैं यूपी प्रयाग से। जी तो डॉक्टर साहब, इनके साइड इफेक्ट्स डॉक्टर्स कहते हैं जब भी हम एलोपैथी में या कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं कि आयुर्वेद में नहीं जाना चाहिए। तो आयुर्वेद में जो है वो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो एक इंसान को और नुकसान कर सकते हैं, उसकी किडनीज पे इफेक्ट कर सकते हैं। महेश जी, आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल तर्क संगत है। आज की डेट में अगर कभी भी व्यक्ति एक एलोपैथिक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास या कहीं जाता है तो उसको ये बोल दिया जाता है कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट्स हैं। देखिए, मैं यहाँ पे पूरी तरह से उस एलोपैथिक डॉक्टर की जो ये गाइड करता है बात को नहीं काटूंगा। उसका कारण है कि अगर आप खुली आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं जिसमें कि आपको भी ये पता नहीं कि आप क्या खा रहे हैं, तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आयुर्वेद जो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है उसकी गाइडलाइंस के अनुसार अगर आप आयुर्वेद ले रहे हैं, उस डॉक्टर के थ्रू, जो डॉक्टर आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रहा है, आप प्रयास कीजिए सील्ड दवाइयाँ लेने का। इसके अलावा उस डॉक्टर की ये ड्यूटी है कि आपको जो भी औषधियाँ वो प्रिस्क्राइब कर रहा है वो सारी की सारी औषधियाँ जो हैं वो उसकी डिटेल्स एक प्रिस्क्रिप्शन पैड पे लिखे और आपको पता हो आप क्या ले रहे हैं। इसी के साथ जो तीसरी मेजर चीज़ जो कि एक एलोपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट साइंस को एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न कर देती है, वो है यूजेज ऑफ हैवी मेटल्स। आयुर्वेद में एक अलग विज्ञान आ जाता है, रस विज्ञान, जिसमें रस औषधियाँ यूज़ की जाती हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एंड ऑल। अब वो हैवी मेटल्स हैं। हैवी मेटल्स कुछ वायरल डिजीजेस और
कैंसर जैसे गंभीर रोगों में यूजेज करने का आयुर्वेद में विधान है, लेकिन किडनी में नहीं है। तो किडनी के लिए हैवी मेटल्स उतनी सेफ नहीं रहती हैं, और यही एक रीज़न है क्योंकि हम दुनिया भर में वर्क करते हैं, चाहे वो US FDA है, चाहे वो UAE के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन है, और चाहे किसी भी प्रकार की सर्टिफिकेशंस हैं, उन सर्टिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए हम मेडिसिन जो है वो यूजेज करवाते हैं, और हैवी मेटल्स का इस्तेमाल जो है वो हम नहीं करवाते हैं अपनी मेडिसिन में। इसीलिए जो मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं अपने किडनी पेशेंट्स के लिए वो कम्प्लीटली सेफ हैं। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि आप देख सकें कि आज आयुर्वेद कितना अधिक साइंटिफिक हो चुका है और किस लेवल तक सेफ्टी देखी जाती है। देखिए, पुनर्नवा एक हर्ब है जो किडनी पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। ये रीनल फेलियर में काम करती है, सब प्रकार के किडनी फेलियर्स में फ़ायदा करती है। लेकिन पुनर्नवा के अंदर बहुत प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। एक किडनी पेशेंट का पोटेशियम ऑलरेडी बढ़ रहा होता है, तो उसके लिए रिस्की हो सकता है। तो आज जो अच्छी कंपनीज हैं, जैसे कि हमारी कंपनी और दूसरी अच्छी कंपनीज हैं, वो जब पुनर्नवा का एक्सट्रैक्ट तैयार करवाती हैं तो उसमें से पोटेशियम निकलवा करके करवाया जाता है। डेफिनेटली इस प्रक्रिया से जो औषधियाँ हैं उनकी कॉस्ट नॉर्मल चूरन, पुड़ियाँ, काढ़े और उस प्रकार की पुराने टाइप की आयुर्वेदिक औषधियाँ जो इस्तेमाल की जाती हैं उससे बढ़ जाती है, लेकिन वो बहुत सेफ हो जाती हैं किसी भी प्रकार के पेशेंट के यूजेज के लिए। तो इसलिए अगर अच्छा आयुर्वेद यूज किया जा रहा है तो किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल दर्शकों, अच्छा आयुर्वेद जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे जो रोग हैं वो बने रहेंगे। इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि आप मान्यता प्राप्त संस्था से ही जुड़े जो कि सीधे आपके रोगों पर प्रहार करती है। वहां की औषधियों का सेवन अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप दुरुस्त हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जानना चाहेंगे आपका जो संस्थान है वो अन्य आयुर्वेद संस्थान से कैसे भिन्न है, क्योंकि मन में दर्शकों के यही रहता है कि भाई बहुत सारे आयुर्वेदिक संस्थान हैं, तो हम किस आयुर्वेदिक संस्थान की ओर जुड़े। देखिए, जो प्रश्न आपके मन में आ रहा है ये प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो आज आयुर्वेद के लिए ट्रीटमेंट करवाने के लिए चलता है। आज आयुर्वेद की तरफ पूरा विश्व देख रहा है एक उम्मीद के साथ, क्योंकि गंभीर रोग बढ़ने लगे हैं। एक समय था जब बैक्टीरियल रोगों का दौर हुआ करता था, बैक्टीरियल डिजीजेस बड़े कॉमनली बढ़ रहे थे। उस समय पे एंटीबायोटिक्स और इन सब का चलन स्टार्ट हुआ और एलोपैथी की पकड़ बनती चली गई। आज उनमें से बहुत सारे बैक्टीरियाज वैक्सीनेशन के थ्रू और अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स के थ्रू कंट्रोल में कर लिए गए हैं, और एक बार फिर दोबारा से जो रोग परेशान करने लगे हैं वो सारे के सारे रोग हैं वायरल डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले तो हमारे संस्थान में इन सभी रोगों के लिए सेपरेट विंग्स हैं। हमारे संस्थान में एक सेपरेट R&D विंग भी है जो रेगुलर बेसिस के ऊपर अलग अलग प्रकार के जो डिजीजेस परेशान कर रहे हैं मानवता को, उनके ऊपर रिसर्च करता है। और इसके बाद एक मेजर चीज़ जो आयुर्वेद में लोगों को हमेशा से ही शिकायत रहती है कि आयुर्वेद वाले ऐसे तो हमें दवाइयाँ देते रहते हैं, जब कभी भी इमरजेंसी का सामना होता है तो हमें एलोपैथिक डॉक्टर्स के सहारे छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को हमने पूरी तरह से टेक केयर किया है। हमारा सेंटर एक मात्र ऐसा सेंटर है जिसमें 24/7 हेल्पलाइन है। 24 घंटे 7 दिन हमारे डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं। विश्व भर से जितने हमारे पेशेंट्स हैं उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है उसी वक्त हमारे डॉक्टर्स उसे सॉल्व करवाते हैं। ये तो बात है हेल्पलाइन की। इसके साथ साथ हमारा सेंटर एकमात्र ऐसा आयुर्वेदिक सेंटर है जिसमें हम 24/7 इमरजेंसी भी केयर करते हैं। हमारे सेंटर में हमारे पास ICUs, डायलिसिस यूनिट्स, ये सब चीज़ें मौजूद हैं कि अगर एक व्यक्ति का हम इलाज कर रहे हैं, किसी प्रकार की इमरजेंसी भी उसको अगर आ रही है तो हम पूरी तरह से तैयार हों उस व्यक्ति की उस इमरजेंसी को भी टेक केयर करने के लिए। जी दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कुछ बात जो आप दर्शकों को कहना चाहते हैं। मैं यही चाहूँगा कि अगर हमने आज जो भी डिस्कस किया है उससे किसी भी प्रकार का लाभ दर्शक उठा सकें तो आयुर्वेद के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।